Hello friends, this is Kuljeet Kaur. Welcome to the classes at the rate Kuljeet Kaur. In today's lecture we would be studying about peptic ulcer. आज के लेक्चर में हम पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ब्रीफ एक टिप दिया था कि पेप्टिक अल्सर मतलब होता क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि पेप्टिक मतलब होता है कि एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बॉडी में जिसके अंदर एसिड कैविटी हो, एसिड लाइनिंग हो, उसे हम पेप्टिक कहते हैं. और अल्सर मतलब अगर उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एपिथेलियल लेयर पे म्यूकोसा पे कोई भी डिसरप्शन हो गया हो, टूट गई हो, ब्रेकडाउन हो गया हो, तो हम उस चीज़ को अल्सर कहते हैं. तो मतलब पेप्टिक अल्सर मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक के ऊपर और नीचे के पूरे भाग को में अगर कोई भी सोर हो जाता है, कोई भी ब्रेकडाउन हो जाता है मेम्ब्रेन में, तो हम उसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर. अगर एक से अधिक सोर स्टमक में है तो हम उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं. अगर वही अल्सर सोर डिस्ट्रप्शन डिओडेनम के भाग में है तो हम उसे बोलेंगे डिओडेनल अल्सर. नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर. पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ ऑन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. मतलब कि हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, किसी एक डिज़ीज़ की वजह से उसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं तो हम उसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है? शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब किस तरह से ह्यूमन बॉडी फंक्शन कर रही है, उसमें से किस ऑर्गन में किन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, किन एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं, क्या एब्जॉर्ब हो रही हैं, कब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कब रिलैक्स कर रही हैं. ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में पढ़ते हैं. और अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से इन फिजियोलॉजिकल चीज़ों पे, इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे कोई इफ़ेक्ट आता है तो हम उसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी. लेट्स अगेन कम टू द पेप्टिक अल्सर. अब जब हम जानते हैं कि पेप्टिक मतलब स्टमक है, स्टमक से रिलेटेड है, तो हमें जब तक स्टमक की पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है तो हमें पहले स्टमक के फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम स्टमक की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ पाएंगे. तो लेट्स कम टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर म्यूकोसा होता है. जो सबसे इनर वॉल होती है, सबसे अंदरूनी लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा. ये जो म्यूकोसा है आप फिगर में देख सकते हो, इसका एक डायग्राम. ये जो म्यूकोसा है ये 3 लेयर से बनी होती है. सबसे अंदरूनी लेयर म्यूकोसा की होती है एपिथेलियल लेयर. ये क्या करती है? म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एब्जॉर्ब भी करती है और सिक्रीट भी करती है. मतलब ज़रूरत पड़ने पर इन्हें अपने अंदर से बाहर निकालती है और जब इनकी स्टमक में ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है. मिडिल लेयर हम पढ़ रहे हैं लेमाइना प्रोप्रिया. लेमाइना प्रोप्रिया के अंदर ब्लड और लिम्फ वेसल्स होते हैं. इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एपिथेलियल लेयर है अगर उसमें अल्सर हो जाता है तो अल्सर क्योर हो जाएगा, लेकिन अगर अल्सर गहरा हो जाएगा तो वो मिडिल लेयर तक पहुंचेगा. और मिडिल लेयर किस चीज़ से बनी हुई है? ब्लड और लिम्फ वेसल्स की, मतलब ब्लड को टच करेगा. फिर जो इनर मोस्ट लेयर है वो होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा. मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है स्मूथ मसल. ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जो भी आपने खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन करेगा. मतलब आपने जो भी फूड कंज्यूम किया है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करेगा. जीआईटी ट्रैक्ट की अंदर की लेयर हमने पढ़ ली. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्टमक. पूरे स्टमक में 4 रीजन्स होते हैं. सबसे ऊपर का रीजन जो कि ओएसोफेगस से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डिया. कार्डिया के जस्ट बगल जो उठा हुआ लेयर है उसे हम बोलेंगे फंडस. बीच में बॉडी जिसे हम बोल रहे हैं, बॉडी के जस्ट नीचे पाइलोरिक एंट्रम. पाइलोरिक एंट्रम से हमारा स्टमक फिनिश होता है और वो इंटेस्टाइन की ओर भागता है. जो इंटेस्टाइन और पाइलोरिक
एंट्रम के बीच की जगह है, गेट जिसे हम कहते हैं, जहाँ से स्टमक ख़त्म हुआ और पाइलोरिक एंट्रम का और इंटेस्टाइन शुरू हुआ, उस जगह पर एक वॉल्व लगा होता है। वो वॉल्व को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए राउंड करके उसे बड़े करके दिखाया गया है पिक्चर में। ये वॉल्व जब हम खाना खाते हैं तो बंद हो जाता है, और जब हम खाना खा चुके होते हैं तो ये वॉल्व खुल जाता है। ये वॉल्व इसलिए बंद होता है ताकि स्टमक के अंदर ही फूड रहे और हमें उसे डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। अब क्योंकि हमारा जो अल्सर हो रहा है पेट में वो अंदरूनी लेयर पे होगा। अंदरूनी लेयर मतलब एपिथेलियल लेयर। अभी हमने पढ़ी थी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिथेलियल लेयर। तो हम स्टमक के सबसे ऊपर कार्डिया, जैसे कि हम ओएसोफेजियल अल्सर हमने कल पढ़ा था, कार्डिया के अंदर की एपिथेलियल लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। जो कार्डिया है उसके अंदर जो एपिथेलियल लेयर होती है वो फोवियोलर सेल्स को सिक्रीट करती है। अब ये जो फोवियोलर सेल्स होते हैं ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और इसके अंदर से पानी और ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है। स्टमक के निचले हिस्से में आएंगे तो हमें कार्डिया के नीचे मिलेगी बॉडी, या हम उसे बोलते हैं फंडस। अब फंडस में जो एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं, पेराइटल सेल और चीफ सेल। जो पेराइटल सेल्स हैं वो HCl का सिक्रीशन करते हैं, एसिड का सिक्रीशन कर रहे हैं, और जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करते हैं। ये पेप्सिनोजेन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। प्रोटीन डाइजेशन के बाद हम स्टमक की नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो लास्ट पार्ट है जिसे हमने पढ़ा था पाइलोरिक एंट्रम। ये जो पाइलोरिक एंट्रम है इसके अंदर जी सेल्स होते हैं, ये गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करते हैं। ये जो जी सेल्स होते हैं ये डिओडेनम और पैनक्रिया दोनों में मिलते हैं। पाइलोरिक एंट्रम में जो जी सेल्स होते हैं वो अगर गैस्ट्रिन को सिक्रीट करेंगे तो ये गैस्ट्रिन का काम है कि वो पेराइटल सेल को बोलेगी कि तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करो। मतलब गैस्ट्रिन क्या कर रही है? पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट कर रही है, बोल रही है कि तुम HCl सिक्रीट करो। गैस्ट्रिन जो एपिथेलियल लेयर के ग्लैंड्स हैं उनकी ग्रोथ को भी आगे बढ़ा रही है। नेक्स्ट हम आते हैं डिओडेनम में। डिओडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं ये म्यूकस रिच होते हैं और म्यूकस का सिक्रीशन अधिक से अधिक करते हैं। जो ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं उस म्यूकस में बाइकार्बोनेट आयंस की अधिकता रहती है। इसीलिए जब कभी भी ऐसे अल्सर हो जाता है तो बॉडी ब्रूनर ग्लैंड्स की मदद लेती है, बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रीशन करती है और उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। हम इतनी देर से देख रहे हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स HCl स्टमक के आसपास सिक्रीट हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे स्टमक और डिओडेनल म्यूकोसा पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रीट हो रहे हैं और ये एसिड के सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्टमक की वॉल्स हैं, हम देख रहे हैं कि पाइलोरिक एंट्रम में, फंडस में HCl का सिक्रीशन हो रहा है। तो हमें पता है कि स्टमक की जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसिड से एक्सपोज हो रही हैं, इसीलिए उनकी जो म्यूकस लेयर है वो काफ़ी मोटी होती है। जो डिओडेनम की म्यूकस लेयर होती है वो कम एसिड के कांटेक्ट में आती है, इसीलिए डिओडेनम की जो म्यूकस लेयर होती है वो स्टमक की म्यूकस लेयर से पतली होती है। एपिथेलियल लेयर के जस्ट नीचे हमने एक लेयर पढ़ी है लैमिना प्रोप्रिया। ये लैमिना प्रोप्रिया ब्लड और लिम्फ वेसल से बनी होती है। तो जो ब्लड होता है ये जब आता है तो ये बाइकार्बोनेट को अपने साथ लेकर आता है, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज करता है HCl को। जितना ज़्यादा बाइकार्बोनेट ब्लड के साथ आएगा उतना ज़्यादा HCl का न्यूट्रलाइजेशन होगा।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक और फैक्टर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या करते हैं, ये भी म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज करने में हमारी मदद करें। और साथ ही साथ इनका एक और काम है कि ये आसपास की जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करते हैं, मतलब चौड़ा करते हैं, ताकि उसके अंदर ब्लड का फ़्लो अधिक हो। ब्लड का फ़्लो अधिक होगा तो एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी और एसिड का सिक्रीशन कम हो जाएगा। अब तक हमने पढ़ी स्टमक की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कौन से ग्लैंड्स क्या सिक्रीट हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। कौन सी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं। अब हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को हैम्पर करके अल्सर का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो में अपनी देखा था H. पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि स्टमक में जाकर बस जा रहा है और वो अल्सर का फॉर्मेशन कर रहा है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया मतलब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया लो इनकम कंट्रीज़ या सेटिंग्स में ज़्यादा पाया जाता है, और ये गंदे खाने से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है और जाकर अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15 ऐसे करके ये बढ़ता चला जा रहा है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर अपनी कॉलोनी बनाता है। मतलब पेट की जो एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। जब ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा तो ये अपने अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ एडेशंस रिलीज़ करेगा और फोवियोलर सेल्स का रिलीज़ करेगा, प्रोटीएस का भी रिलीज़ करेगा, जिससे कि म्यूकोसल सेल्स टूट जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। नॉर्मली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंट्रम एरिया में, स्टमक के एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम में स्टार्ट होता है और ये डिओडेनम में ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अल्सर होने का नेक्स्ट कॉज क्या है, इस चीज़ को रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कॉज अल्सर होने का है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन। ये क्या करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का काम होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज करे, मतलब बनाए। अब जब साइक्लोऑक्सीजनेज प्रोस्टाग्लैंडिन को बना रही है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बाइकार्बोनेट को बना रहा है, लेकिन जब साइक्लोऑक्सीजनेज का बनना ही बंद हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और एसिड का न्यूट्रलाइजेशन बंद हो जाएगा। और जब एसिड का न्यूट्रलाइजेशन बंद हो जाएगा तो पेट में एसिड की अधिकता हो जाएगी और अल्सर डेवलप करेगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा खुला एसिड के कांटेक्ट में आएगा और डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्सर का डेवलपमेंट होगा। पेप्टिक अल्सर का नेक्स्ट कॉज है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, ये एक ट्यूमर होता है, ट्यूमर गैस्ट्रिनोमा की वजह से होता है ये डिज़ीज़। ये जो ट्यूमर गैस्ट्रिनोमा होता है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है और इसकी लोकेशन डिओडेनम या पैनक्रियाज में होती है। अब ये जो गैस्ट्रिनोमा नाम का ट्यूमर है जिसकी वजह से ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो रहा है, ये गैस्ट्रिनोमा बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करता है, मतलब उसको पेट में छोड़ता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि गैस्ट्रिन जो था वो क्या कर रहा था, पैराइटल सेल को बोल रहा था कि तुम HCl को सिक्रीट करो, मतलब गैस्ट्रिन की वजह से HCl का सिक्रीशन हो रहा है। तो गैस्ट्रिन की वजह से पैराइटल सेल
अधिक अमाउंट में HCl का सिक्रीशन करेंगे, जिसे कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयंस या बॉडी के और म्यूकस जो कि HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। HCl की अमाउंट अधिक हो जाएगी और अल्सर का डेवलपमेंट होगा। इसकी वजह से जब अल्सर बनेगा तो ये डिओडेनम के पोर्शन में या फिर डिओडेनम के डिस्टल पार्ट में या जेजुमेनम में बनेगा। जो अल्सर होता है एग्जैक्टली वो छोटे छोटे होल्स होते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, मतलब जो अंदर की म्यूकोसा होती है एपिथेलियल लेयर जिसे हमने पढ़ा था, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। और ये जो अल्सर का बेस होता है ये हमेशा क्लीन रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl का सिक्रीशन होगा और HCl के सिक्रीशन की वजह से जो भी गंदगी है वो हमेशा बाहर निकलती रहेगी और इसका बेस एकदम साफ रहेगा। जो HCl का बेस होता है उसके नीचे टिश्यू होता है, स्कार टिश्यू, और स्कार टिश्यू के जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। और जब ये स्कार टिश्यू टूट जाती है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट आता है और ब्लीडिंग होने लगती है। जब अल्सर काफ़ी डीप हो जाता है तो पूरे पेट में अल्सर की वजह से ब्लड आ जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो एंट्रम के अंदरूनी हिस्से में लेसर कर्वेचर में, जिसे हम बोल सकते हैं अंदर के गोले में ज़्यादा होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर के जस्ट बाद डिओडेनल अल्सर काफ़ी ज़्यादा आमतौर पे पाया जाता है। पिछली स्लाइड्स में हमने ब्रूनर ग्लैंड पढ़ा था। वो ब्रूनर ग्लैंड क्या कर रहा था? ऐसा म्यूकोसा सिक्रीट कर रहा था जो कि बाइकार्बोनेट की अधिकता में हो। ऐसे म्यूकोसा के अंदर बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में था। तो जब अल्सर बन गया, एसिड का सिक्रीशन है, तो वो ब्रूनर ग्लैंड भी एक्टिव हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसा म्यूकोसा सिक्रीट करेगा जिसके अंदर की ऐसा म्यूकस सिक्रीट करेगा जिसके अंदर बाइकार्बोनेट की अधिकता हो। तो ब्रूनर ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी इसकी वजह से हो जाती है, मतलब ब्रूनर ग्लैंड काफ़ी बड़ा हो जाता है। बहुत डीप अल्सर्स जो हो जाते हैं वो ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं, उनकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर ये ब्लीडिंग तब डेंजरस है जब वो ब्लड वेसल्स के आसपास कोई आर्टरी है, तो ये GI ट्रैक्ट में खून का बहाव अधिक हो जाएगा और इस ब्लड के लॉस की वजह से इंसान को शॉक भी लग सकता है जो कि फैटल हो सकता है। इसका पेप्टिक अल्सर का नेक्स्ट कारण है परफोरेशन। परफोरेशन क्या होता है? जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स होते हैं इनको पेरिटोनियल स्पेस में आने की जगह मिल जाती है, मतलब बहुत सारे छेद बन जाते हैं और उसकी वजह से जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट है, सामान है, वो पेरिटोनियल स्पेस में घुस जाता है। इसकी वजह से डिओडेनल अल्सर होता है। डिओडेनम के एंटीरियर वॉल पे ये अल्सर होता है और परफोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब परफोरेशन हो जाता है तो एयर डायफ्राम के अंदर कलेक्ट हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है और ये फ्रीनिक नर्व को इरिटेट करती है जिससे कि हमारे शोल्डर्स तक पेन होता है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिम्टम्स, डायग्नोसिस एक्सेट्रा पढ़ेंगे और टिल देन स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो तक। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कमेंट्स देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।